देख सकते हैं कि ये मेरा 23 जनवरी तक में कुछ मैंने डाटा की एंट्री कर रखी है, 23 फरवरी तक में। और इसके लिए मुझे कौन कौन से डाटा का काम करा, कौन कौन से पेपर की ज़रूरत पड़ी, और स्टार्टिंग से लेकर लास्टिंग तक 1 बाय 1 करके आपको इस सारे पॉइंट के बारे में क्लियरली समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर। मेरे सामने कुछ इस तरह का मैंने बना रखा है डाटा आपको समझाने के पर्पज़ से। तो सबसे पहला मेरा जो है यहाँ पर वो है व्हीकल्स परचेज एंट्री, चाहे वो इंटर स्टेट परचेज हो या इंट्रा स्टेट परचेज हो, वो टोटल का टोटल इनवॉइस चाहिए आपको। उसके बाद सेकंड में स्पेयर एसेसरीज परचेज जो भी आप करते हैं उसकी एंट्री के लिए टोटल इंटर स्टेट परचेज और इंट्रा स्टेट परचेज जितना भी इनवॉइस है वो टोटल चाहिए। व्हीकल सेल एंट्री, यहाँ आप देख सकते हैं इंटर स्टेट सेल आप जितना भी किए हैं या इंट्रा स्टेट यानी कि लोकल में, चाहे वो कस्टमर का किए हो या रजिस्टर्ड पर्सन हो, उस सब का सेल इनवॉइस आपको चाहिए। उसके बाद चौथा है, अगर आप किसी भी व्हीकल्स पे किसी ऐसे ऑटोमोबाइल में काम कर रहे हैं जहाँ पे एक्सटेंडेड वारंटी व्हीकल्स पे दी जाती है, ओके, 1 साल या 2 साल या 4 साल की जो भी होती है, तो उसका भी इनवॉइस होना चाहिए। ओके, एक तरह से ये सर्विस हुई, सर्विस की एंट्री हुई जो कि न्यू व्हीकल्स के साथ दिया जाता है। उसके बाद रोड साइड असिस्टेंस से रिलेटेड जो सेल इनवॉइस जनरेट होती है कस्टमर के लिए, वो चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। छठा, इंश्योरेंस अगर न्यू गाड़ी का करते हैं या रिन्यू गाड़ी जो भी पहले से बिक चुकी है उस पर जो आप करते हैं उसका टोटल डाटा चाहिए आपको। उसके बाद आरटीओ गाड़ी का नया रजिस्ट्रेशन जो होता है किसी भी नई गाड़ी का, तो उसका जितना भी डाटा है वो आपको देखना पड़ेगा उसमें कि कौन सी गाड़ी पे कितना अमाउंट कटा है और उसके अगेंस्ट में आपने कितना पेमेंट किया है, उसका टोटल लेजर की एंट्री करके कस्टमर का एडजस्टमेंट करके फिर पेमेंट के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको ये डाटा चाहिए। उसके बाद आ जाइए स्पेयर वर्कशॉप से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑटो स्पेयर सर्विस एंड एफएससी से रिलेटेड जितने भी, और साथ में वारंटी, इस टोटल का चाहिए। और एक्सीडेंटल क्लेम एंट्री एडजस्टमेंट, ये जितने भी हैं इस सब का वर्कशॉप से रिलेटेड इनवॉइस है, ये टोटल डाटा आपको चाहिए ही चाहिए। ओके, उसके बाद ऑल एक्सपेंस जितना भी हो लेन देन होता है पर डे का, जो भी स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड हो या जो भी हो बैंक चार्ज से रिलेटेड हो, मतलब टोटल डे भर की एंट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगी वो आपको उसका चाहिए प्रॉपर डे बुक के साथ। उसके बाद अगर आपने 2-3 जगह किसी ऐसे शोरूम में काम कर रहे हैं जहाँ 2-3 जगह ब्रांच खुल रखा है, तो उस ब्रांच की एडजस्टमेंट एंट्री, कौन सा सेल कहाँ से हुआ, कौन सा परचेज का इनवॉइस कहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ, क्या खर्चा हुआ नहीं हुआ, कितनी गाड़ी गई, कौन से गोदाम में गई, A to Z की ब्रांच एडजस्टमेंट एंट्री आपको 1 बाय 1 करके करना पड़ेगा। उसके बाद डेप्टर लेजर रिको करना पड़ेगा। डेप्टर लेजर में रिको करने से मतलब है कि जो भी कस्टमर को आपने गाड़ी सेल किया उसका इंश्योरेंस, उसका आरटीओ, उसका वारंटी, उसका आरएससी, उसके अगेंस्ट में उसने पेमेंट बैंक में दिया या यूपीआई में दिया या एडवांस दे रखा है, कब एडवांस दे रखा है, कितना बैलेंस है या क्या ड्यूज है या क्या एक्सेस पेमेंट है, ये सब रिको करना पड़ेगा। और डेप्टर में जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो आपसे रेगुलर लेते हैं उनका भी A to Z इनवॉइस का रिको करना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट में क्या पेमेंट आया है, अगर उस पर इंटरेस्ट लग रहा है तो उसका एडजस्टमेंट आपको देखना पड़ेगा। तो डेप्टर में इतने सारे चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्रेडिटर में भी क्या माल परचेज किया, कितना पेमेंट किया, आपको अगर इंटरेस्ट लग रहा है कंपनी को तो वो कितना देर में लग रहा है, क्या लग रहा है, उसका स्टेटमेंट डाउनलोड करना पड़ेगा मंथली। ये सब चीज़ आपको 1 बाय 1 करके रिको करने के लिए रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके, अब आ जाते हैं उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बैंक स्टेटमेंट की एंट्री। अगर आप पर डे बेसिस पे करते हैं तो पर डे स्टेटमेंट मंगाइए, क्वार्टरली करते हैं, मंथली करते हैं या 7 दिन पे या 15 दिन पे, जिस तरह करते हैं उस तरह से आप अपना स्टेटमेंट मंगा करके एंट्री को देखिए। जो भी आपने बैंक एंट्री देख कर रखी है उसका रिकॉन्साइल या उसका अमाउंट मैच करवा करके फिर आप बैंक का रिकॉन्साइल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद कैश एंट्री, कैश ट्रांजेक्शन अगर हो रही है तो उसका कैश का ट्रांजेक्शन क्या एडवांस है, क्या एडवांस में एडजस्टमेंट है, क्या सेम डे में पेमेंट आया है, क्या बैंक में जमा हुआ है, ये सब एंट्री होने के बाद उसका फाइनली आपको पर डे कैश रिकॉन्सिलेशन करना है। ओके, उसके बाद अनसिक्योर ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसको भी देखना है कि क्या इस तरह की कोई ट्रांजेक्शन आपके पास है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम
कंपनी का स्टेटमेंट, जिस कंपनी से आप रेगुलर माल परचेज करते हैं, अगर व्हीकल्स उस कंपनी का अगर ब्रांच अलग अलग जगह पे है, अलग अलग जगह से माल आ रही है आपको, तो उस कंपनी का किस तरह से हम एंट्री करेंगे, इस सब से रिलेटेड जितना भी पॉइंट है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे अपलोड कर रखा है। टैली के थ्रू, टैली पे मैंने बता भी रखा है, एक एक करके ये सारी वीडियो मैंने अपने इस चैनल पे दे रखा है। वहाँ से जा करके वन बाय वन करके इस सारे पॉइंट के बारे में बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, इसमें कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके बाद कस्टमर ट्रांजेक्शन एंट्री, मतलब कस्टमर ट्रांजेक्शन एंट्री से मतलब है कि जो चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो या चाहे सेल से रिलेटेड हो, एक्सीडेंटल हो या वारंटी हो, एफएससी हो, जो भी हो, ए टू जेड का कस्टमर ट्रांजेक्शन एंट्री को ध्यान में रखते हुए करना है, ए टू जेड एडजस्टमेंट के साथ। उसके बाद कस्टमर लेजर एडजस्टमेंट, कस्टमर की लेजर स्टेटमेंट मैंने अभी ये बता रखा है क्या है कि कोई भी गाड़ी आपने सेल किया, उस पर जो आरटीओ दिया, उस पर जो रजिस्ट्रेशन मतलब इंश्योरेंस दिया, या जो भी चीज़ आप देते हैं, एफएससी देते हैं या वारंटी देते हैं, एक्सटेंडेड वारंटी जो भी देते हैं, उसके अकाउंट में क्या पैसा आया, कैसे आया, बैंक में आया, यूपीआई में आया, उस सब का वन बाय वन करके पहले चेक कर लेना है और फिर एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। नेक्स्ट डी टू डी यानी कि डेप्टर के बारे में बताए थे। डीलर टू डीलर आप अगर लेन देन करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, अगर उस पर इंटरेस्ट लगाते हैं उसका इंटरेस्ट किस तरह से लगाएंगे, ये जितना भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ इस सारे से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप वन बाय वन करके वहाँ से देख सकते हैं टैली के थ्रू। फाइनेंस सबसे मेजर पॉइंट, बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं व्हीकल शोरूम में जो ज़्यादातर गाड़ी फाइनेंस पे ही निकलती है, तो फाइनेंस अमाउंट में आपको ये पॉइंट पे ध्यान रखना है कि आपका डिस्बर्समेंट अमाउंट क्या आ रहा है। ओके, उस डिस्बर्समेंट अमाउंट का अकाउंट में गाड़ी कितना गया, उसके बाद जो बैलेंस बची उसको कैश में आया या नहीं, यूपीआई में आया कि या बैंक में आया कि नहीं, इस सब पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। फाइनेंस एंट्री में हमेशा ध्यान रखिएगा कि लोन की एंट्री नहीं करनी है जो कस्टमर को हुई है, बल्कि आपको जो डिस्बर्समेंट अमाउंट आती है उसको एंट्री करना है कस्टमर के लेजर के साथ। ओके, उसके बाद फाइनेंसर के लेजर का एडजस्टमेंट अभी बताए हैं। एंट्री जब करेंगे तो कौन से, बहुत सारे फाइनेंसर आते हैं व्हीकल शोरूम में, तो वहाँ पे कौन कौन से फाइनेंसर का क्या पोजीशन है, उसका एडजस्टमेंट कौन सा पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, या कुछ पैसा कट गया या ज़्यादा आ गया, ईटीसी, इस सब पॉइंट को आपको एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी आपने फाइनेंस किया है, उसके बाद पे आउट। अगर फाइनेंसर हो या इंश्योरेंस सेक्टर हो, दोनों अगर आपके यहाँ से ट्रांजैक्शन हो रही है तो कुछ उस पर पॉइंट रहती है कि उस पर आपको पे आउट या कमीशन जो भी समझे उसका इनवॉइस जनरेट होता है से। ओके, और फिर बिल जनरेट होने के बाद उस पर जब आप आउटपुट या जो भी देते हैं टैक्स लायबिलिटी, वो बनने के बाद उसके अकाउंट में आपको ये देखना है कि इसके अकाउंट में क्या पेमेंट आया है, टीडीएस कटती है उस पर, इस सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, उसके बाद इस पर स्टॉक मेंटेन, ओपनिंग क्या है, उसकी क्लोजिंग क्या है, फिर व्हीकल से स्टॉक मेंशन, भाई अगर इन्वेंट्री एंट्री करते हैं तो स्टॉक मेंटेन होगी ही, तो उसका ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी दोनों ही आपको ले करके चलना है, चाहे आप पर डे चेक कर लें या फिर वीकली चेक करें, फिर 15 दिन पे, हाफ मंथ में चेक करें या फुल मंथ में चेक करें, जो भी करें, लेकिन ये ओपनिंग और क्लोजिंग को हमेशा रिको करना है। उसके बाद बताइए अभी टीडीएस टीसीएस वगैरह जो भी करती है व्हीकल्स पे करती है, या पे आउट कमीशन जो भी आती है उस पर जो करती है, या एफएससी आपका आता है पेमेंट कंपनी से उस पर जो करती है, उस सब लेजर को आपको रिको करना है 26 AS डाउनलोड करके कि मैंने जो काटा है वो सही है या नहीं है, इस सब को वन बाय वन करके चेक करना है। ओके, उसके बाद पॉइंट नंबर आ जाते हैं इस पर। उसके बाद पीएल अकाउंट टू जीएसटी रिपोर्ट, इसको रिकॉन्साइल करना है। इसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। पीएल रिपोर्ट से मतलब हुआ यहाँ पर ये पीएल आपका पीएल है, आपको उसमें ये देखना है कि आपका ये जो पीएल वैल्यू है ये आपका जीएसटीआर 1 से मैच कर रही है। जीएसटीआर 1 मतलब जीएसटी के पोर्टल पे नहीं, आपके इसी में टैली में जो है ये रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट, इसमें आपको यहाँ पे जीएसटीआर 1 का जो आ रहा है उसको आपको चेक करना है ये आपका इससे मैच कर रहा है या नहीं। किससे? ये आपका वैल्यू
PL के वैल्यू से, मतलब इस वैल्यू से मैच कर रहा है या नहीं। और प्लस साथ में यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में चल करके करंट लायबिलिटी में आना है और यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेज में ये भी चेक करना है आउटपुट आपका टोटल मैच कर रहा है या नहीं GST रिपोर्ट के, टैली के GST रिपोर्ट से। तो ये सब अगर आपका मैच कर रहा है तो फिर आपका अकाउंटिंग सही जा रहा है, नहीं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ओके, उसके बाद GST रिपोर्ट जो आपका है टैली का, उससे GST पोर्टल जो है कंपनी जहाँ से आप GST R1 फाइल करते हैं या 3B, उससे मैच करना है जो आपका ये इनपुट या आउटपुट मैच कर रहा है या नहीं, या आपके बुक में कुछ और है, आप GST में कुछ और फाइल कर रखे हैं। इस चीज़ को मंथली बेसिस पे चेक करके ही आप आगे GST R1 फाइल करें पर मंथ। ओके, GST R1 फाइल होने के बाद आपका उसके बाद जो भी जहाँ से माल आपने परचेज किया है उसका 2B डाउनलोड करके अपना जो आपका पार्टी लेजर है उसके साथ टैली के बुक का उसके साथ पर मंथ मैच करिए। ये जब मैच हो जाए एग्जैक्ट, उसके बाद ही आप नेक्स्ट पॉइंट पे 2B को मैच करिए, फिर बुक एंट्री से रिकॉन्साइल कीजिए। ये दो हो जाने के बाद फिर लास्ट में आपको 3B फाइल करना है। तो ये सारा काम आपको पर मंथ अपने बुक के साथ करना है, जिससे कि आपका मंथली का डाटा अगर सही रहा तो फिर आप आगे ईयरली में आपको एडजस्टमेंट करने में यानी कि अकाउंट फाइनल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इतना जो इम्पोर्टेंट काम है ये सारा काम मैंने आज आपको समझा दिया है। इसे आप 1 बाय 1 करके समझ भी सकते हैं, क्योंकि इस सारे पॉइंट से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। किस तरह से ग्रुप बनाएंगे, किस तरह से आइटम जनरेट करेंगे, कैसे सब ग्रुप बनाएंगे, ब्रांच अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ब्रांच का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, A to Z गोडाउन से गोडाउन माल ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, सब के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बता रखा है। तो आप इस चैनल पे आकर के ये सारे पॉइंट को एक बार 1 बाय 1 करके वीडियो देखिए। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपको अकाउंटिंग का स्टार्टिंग से नॉलेज नहीं है ऑटो सेक्टर का, तो आप यहाँ से सब कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।